चलो, तो देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा ना वो सारा क्या था कि क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट वाले फेज के बारे में पढ़ रहे थे। जो पढ़ रहे थे वो एक्चुअल क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है। जहां से क्वांटम मैकेनिक्स फॉर्मुलेट हुआ है, जिसको एक्चुअल क्वांटम मैकेनिक्स लोग कहते हैं, वो क्वांटम मैकेनिक्स वो नहीं था। वो क्या था कि कैसे कैसे डेवलप हुआ। और वहां तक चीजों में हमने क्या पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रॉन के साथ वेव नेचर एसोसिएटेड है, ये डी ब्रॉगली ने बता दिया था। और इसके वेरिफिकेशन के लिए मैंने तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट बताया था, डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट। और इसके अलावा किसी को और थोड़ा इंफॉर्मेशन लेना हो तो इलेक्ट्रॉन का ना एक इंटरफेरेंस पैटर्न लिया गया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक इंटरफेरेंस पैटर्न लिया गया था और वहां से और भी बातें क्लियर हो गई थी। इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है, क्योंकि इंटरफेरेंस जो होता है, इंटरफेरेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ वेव। और अगर इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस दिखा पा रहा है, डिफ्रैक्शन दिखा पा रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव का नेचर है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे जो एक्चुअल क्वांटम मैकेनिक्स है वो। आज बहुत सारी नई नई बातें सीखेंगे, उसके लिए मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी थोड़ी बहुत। और मैथमेटिक्स हम लोग तभी तभी सीखेंगे जब जब उसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं अलग से मैथमेटिक्स के लिए 2-4 क्लास फिक्स करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। टॉपिक चलते जाएगा, जहां पर जितने मैथ्स की जरूरत पड़ेगी मैं उतना सफिशिएंट मैथ्स तुम्हें बताता चलूंगा। वरना क्या होता है ना, बच्चे इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यार मैथ्स ही पढ़ना था तो ये चैप्टर में केमिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या बात किया था कि दो हमारे पास चीजें थी। एक थी क्लासिकल और एक था हमारे पास क्वांटम। यहीं से सारा डिस्कशन जो है वो स्टार्ट हुआ था। और क्लासिकल के अंदर में हमने ये निकाला था कि यहां पर जिन भी चीजों की जितने भी ऑब्जर्वेबल्स हैं, सारे ऑब्जर्वेबल के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। और फॉर्मूले इसलिए होते हैं क्योंकि उन सारी चीजों को हम लोग अपनी आंखों से देख पाते हैं। सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए सर, नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, मैं रिपीट अभी बस मतलब शुरू ही हो ही रही है, ऐसा समझो कि अभी शुरू हो रहा है। ठीक है, यहीं से शुरू हो रहा है। तो देखो क्लासिकल और क्वांटम दो पार्ट में हमने चीजों को ब्रेक कर दिया था। और उस ब्रेक करने के पीछे का लॉजिक क्या था कि क्लासिकल के अंदर में वो सारी चीजें पढ़ते थे जिसको हम लोग देख पा रहे हैं, जिनके हम लोग फॉर्मूले निकाल पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्लासिकल के अंदर ऑब्जर्वेबल के कॉरस्पॉन्डिंग, ऑब्जर्वेबल मतलब जिसकी आप वैल्यूज मेजर करते हो। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप मेजर करते हो, पोजीशन की वैल्यू मेजर करते हो। इन सभी चीजों को हम लोग ऑब्जर्वेबल का नाम देते हैं, जिसे ऑब्जर्व किया जा सके। तो यहां पर ऑब्जर्वेबल्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास वी हैव फॉर्मूला। कैसे? तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² लिखते हैं। वेलोसिटी निकालनी होती है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन लिखते हैं। एक्सेलरेशन को उसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला m × v होता है। तो यहां पर सब कुछ हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी अवेलेबल था, क्योंकि इसके लिए जो रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स थी वो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स ऑलरेडी डेवलप हो चुकी थी। जैसे आप लोग जानते होंगे कि कैलकुलस को डेवलप करने में न्यूटन का बहुत योगदान रहा था। और वो इसलिए था क्योंकि न्यूटन को उसको फिजिक्स में अप्लाई करना था, चीजों के मोशन को ऑब्जर्व करना था। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने वो सारी चीजें निकाली थी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन होता है, ये सारी चीजें न्यूटन ने बताई थी। तो उन मैथमेटिक्स की जरूरत वहां पर पड़ी थी, तो मैथ्स उसके लिए डेवलप कर लिया गया, फॉर्मूले उसके लिए निकाल दिए गए। अब ये जो क्वांटम वाला रीजन है ये तो नया है। इसके अंदर में ऐसा है जो हमें दिखता भी नहीं है, ये बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ये चीजें अप्लाई की जा रही हैं। तो जब यहां पे दिखता नहीं है तो डायरेक्ट मेजरमेंट चीजों का पॉसिबल नहीं है। और अगर डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, यानी ये जितने फॉर्मूले हैं ये सारे फॉर्मूले भी एज इट इज हम लोग वहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन निकालना तो हमें है। तो जब निकालना है इसका मतलब हमें एक नई मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ने वाली है। यहां से सबको क्लियर होना चाहिए कि हम लोग नया मैथमेटिक्स पढ़ते क्या क्यों है।
और नई मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल दूसरी दुनिया का एकदम दूसरे यूनिवर्स से उठा के ले आएंगे, नहीं, उनको हम लोग जो वेल नोन मैथमेटिक्स है उसके साथ ही चीजों को रिलेट करेंगे, थोड़े थोड़े उसमें चेंजेस करेंगे, जिससे कि वो हमारे क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में यूज करने के लायक बन जाए। यानी यहां पर हमारे पास फॉर्मूला है, तो क्वांटम में हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता है, हम उन्हें ऑपरेटर्स का नाम देते हैं। ये सब क्या है ऑपरेटर्स, ये सब अभी आने वाला है। यहां से ये मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन तुम्हें दे रहा हूं कि हम लोग आज पढ़ने वाले क्या हैं। तो हमारे पास नीड क्या थी क्वांटम की, ये सब पहले क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, क्यों क्वांटम पढ़ रहे हैं। और अब हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्वांटम को जब पढ़ेंगे तो पढ़ने के टाइम हमारे पास फॉर्मूले नहीं है, तो फॉर्मूले नहीं है तो हमें उसे निकालना पड़ेगा, हमें उसके लिए मैथमेटिक्स की नए फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। और उन फॉर्मूलों को यहां पर फॉर्मूला नाम ना देके ऑपरेटर नाम देते हैं, क्योंकि इनको क्लासिकल से थोड़ा सा सेपरेट करके रखना था। तो सेपरेट करके रखने के लिए हमने इसका एक डिफरेंट नाम दिया है। और जब मैं ये ऑपरेटर पढ़ा रहा हूंगा तो तुम्हें फील आएगा कि ये कुछ बहुत दूसरी दुनिया का नहीं है, नॉर्मल सी ही चीजें चल रही हैं, बस उसे लिखने का थोड़ा सा तरीका जो है वो हमने बदल दिया है। अब जिस तरीके से बोर का मॉडल कुछ पोस्टुलेट्स के ऊपर बेस्ड था और वो सक्सेसफुल इसीलिए माना गया था क्योंकि उन पोस्टुलेट्स के बेसिस पे वो जिन फॉर्मूले को उसने डिराइव किया था वो सारे फॉर्मूले बिल्कुल फिट बैठ रहे थे, बिल्कुल बढ़िया से लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, इन सब को वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा था। तो जब तक कोई पोस्टुलेट चीजों को एक्सप्लेन करता है वहां तक हम उसे वैलिड मानते हैं, लेकिन जब वो चीजों को एक्सप्लेन करना बंद कर देता है, जब भी वो चीजों को एक्सप्लेन करना बंद करेगा, हम बोल देंगे कि यहां से इस मॉडल की लिमिटेशंस आ गई हैं। ये नहीं बोलेंगे कि वो बेकार है, उसको कभी यूज ही मत करो। बोर मॉडल अभी भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ आप अभी भी यूज करते हो, लेकिन न्यूटन्स लॉ ना तो क्वांटम रीजन में जाके वैलिड होता है, ना ही हम लोग रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पढ़ते हैं जहां रिलेटिविटी वगैरह है, आइंस्टाइन की थ्योरी, वहां पर वैलिड होता है। तो इसका मतलब ये थोड़े कि हम लोग कह देते हैं न्यूटन का लॉ गलत है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि न्यूटन का लॉ यहां तक काम करेगा, इसके अलावा दूसरी जगहों पे ये काम नहीं करेगा, और उसे हम लोग कह देते हैं कि दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ। उसी तरीके से जो बोर का मॉडल है, बोर का मॉडल कुछ दूर तक काम करेगा, जहां तक काम करेगा वेल एंड गुड, और जहां पर वो काम करना बंद कर देगा वहां पर हमें नए फॉर्मुलेशंस की जरूरत पड़ेगी, और हम कह देंगे कि यहां पर जाके उस बोर मॉडल का लिमिटेशन आ गया है। यानी वी विल नीड सम न्यू एक्सप्लेनेशंस, नए ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए नए फॉर्मुलेशन और नए एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। और उन्हीं फॉर्मुलेशंस को हम लोग जानते हैं कि श्रोडिंगर वगैरह ने इन सब चीजों के ऊपर काम किया था, श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग, ये सब नाम तुम लोगों का सुना हुआ है। तो उन सारे फॉर्मुलेशन में उनका बहुत योगदान रहा है। तो इन्हीं सारी चीजों को हम लोग यहां से डिस्कस करना शुरू करेंगे। अच्छा, और एक बात, कुछ लोगों ने क्वांटम पहले भी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, जिन्होंने नहीं पढ़ी है कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन्होंने पढ़ी है तो भी फर्क नहीं पड़ता। बस कुछ लोगों ने यह सुना होगा कि इसके अंदर में हम लोग पार्टिकल इन 1D बॉक्स पढ़ते हैं। कितने कितने ने सुना है कि हम लोग इसमें पार्टिकल इन 1D बॉक्स पढ़ते हैं? पार्टिकल इन 1D बॉक्स पढ़ते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ते हैं, है ना, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें ना आज ये बताता हूं कि ये सब पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, ये बातें दिमाग में अगर क्लियर रहेंगे ना तुम्हें, तो पढ़ने में मजा आएगा। अदरवाइज तुम्हें लगेगा ये बस सिलेबस में है इसलिए ये बेवजह ज्ञान बटा जा रहा है। तो देखो होता क्या है कि आप यहां पे पार्टिकल्स जो भी हैं उनके मोशन की स्टडी कर रहे हैं। हमने पहले ही क्लास में ये एस्टेब्लिश कर लिया था कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स या छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो मोशन में होंगे और उनके मोशन की स्टडी करनी है। और जब मोशन की स्टडी करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने में हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन वगैरह दिख तो रहे हैं नहीं, तो जब दिख नहीं रहे हैं तो उनका डायरेक्ट मेजरमेंट भी पॉसिबल नहीं है, और अगर डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है
तो हमें उसके उन प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए कुछ उसके जैसे मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे आपको गैस पार्टिकल्स जो है वो नहीं दिखते हैं, तो आप क्या करते हो कि गैस का आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बनाया हुआ है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इसलिए बनाया है ताकि आप गैस की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सको। आप उसे देखते नहीं हो, लेकिन उस मॉडल के बेसिस पे आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो। यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इज जस्ट सिंपली अ मॉडल टू एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ गैस। उसी तरीके से देखो, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर में चाहे कोई भी पार्टिकल हो, उसके अंदर में कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं। वो ट्रांसलेट कर सकता है, वो रोटेट कर सकता है, वो वाइब्रेट कर सकता है, और एक हमने पढ़ा था एटम्स के अंदर में कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकती है। ये चार ही चीजों के बारे में तो हमने पढ़ा है कि नहीं जी? इन चार चीजों के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का एक ट्रांसलेशन मोशन होगा, एक उसका रोटेशन मोशन हो सकता है, तीसरा वाइब्रेशन हो सकता है, और चौथा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकता है। अब इन सारे अलग अलग जो चार टाइप के मोशंस हैं, उन चारों टाइप के मोशन को पढ़ना तो है और हम उसे देख नहीं सकते, तो हमें उसके लिए मॉडल्स बनाने पड़ेंगे कि इस मॉडल के बेसिस पे हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब आप ट्रांसलेशन मोशन को पढ़ने जाते हैं तो उसके लिए आप मॉडल जो बनाते हैं ना, उसी मॉडल का नाम है पार्टिकल इन 1D बॉक्स। यानी पार्टिकल इन बॉक्स क्वांटम के अंदर क्या कर रहा है? तो ये एक ऐसा मॉडल है जिस मॉडल के बेसिस पे हम पार्टिकल्स की ट्रांसलेशन मोशन पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन मोशन को स्टडी करने के लिए हम पार्टिकल इन 1D बॉक्स के मॉडल को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद रोटेशन के लिए कौन सा है? तो आपने नाम सुना होगा रिजिड रोटर मॉडल। पढ़े हैं कि नहीं? ये रिजिड रोटर, ये नाम सुना है? तो इसके लिए रोटेशन को पढ़ने के लिए हम लोग रिजिड रोटर मॉडल पढ़ते हैं, और वाइब्रेशन को पढ़ने के लिए हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ते हैं। अब देखो है क्या, इलेक्ट्रॉन जो वहां पे एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होगा या मॉलिक्यूल्स के अंदर में जो एटम्स हैं, वो तो ये सारे टाइप की मोशन एक साथ कर रहे होंगे ना। तो एक साथ जब वो मोशन कर रहे हैं तो उनको एक ही साथ पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, वो कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले सबको सिंपल सेपरेट टाइप के मॉडल्स में ब्रेक कर दे रहे हैं, और फिर बाद में क्या करेंगे, इन सबको कंबाइन कर देंगे। तो वो काम हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि एक ही साथ अगर तुम उसके सारे मोशन को स्टडी करने लग जाओगे तो पागल हो जाओगे, सर पकड़ के बैठ जाओगे कि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, करूं क्या। तो इस वजह से हमने उसे सिंपलर क्वेश्चंस में ब्रेक किया है। तो हमने उसके ट्रांसलेशन को अलग ब्रेक किया, रोटेशन को अलग ब्रेक किया, वाइब्रेशन को अलग ब्रेक किया, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को अलग ब्रेक किया। और इन सब को अलग अलग पढ़ने के लिए हमारे पास ये डिफरेंट मॉडल्स हैं, और इस वजह से हम लोग ये सारे मॉडल पढ़ेंगे। कोई भी देखो, ये चीज ना मेरे से एक उसमें पूछा जा चुका है, इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हो तो क्वांटम मैकेनिक्स में रिजिड रोटर मॉडल क्यों पढ़ते हो? ये इंटरव्यू का और बेहतरीन क्वेश्चन है, और फॉर्चुनेटली मुझे ये पता था, तो और उनको जवाब सुन के भी मजा आ गया था। ये सब ध्यान रखना कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये इन डेप्थ बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आप सिर्फ मैथ्स पढ़ने के लिए क्वांटम नहीं पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको इस तरीके से ही, यही सीक्वेंस क्यों बना हुआ है। तो ये सीक्वेंस इसलिए बना हुआ है क्योंकि किसी भी पार्टिकल का ट्रांसलेशन पढ़ना बहुत आसान होता है। क्योंकि मैं अगर एक लाइन में ऐसे चलूं तो आप इस चीज को बहुत आसानी से डिस्कस कर सकते हो। अगर मैं स्ट्रेट लाइन में बस मूव कर रहा हूं तो स्ट्रेट लाइन मोशन को स्टडी करना बहुत आसान है। और अगर मैं इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या होता है, अगर मैं ऐसे रोटेट करने लगूं, अगर मैं रोटेट करने लगूं तो इसको पढ़ना उससे थोड़ा सा रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस करना पड़ेगा आपको ट्रांसलेशन में। और अगर वाइब्रेशन होने लगे, यानी अगर मैं टू एंड फ्रो मोशन करूं, आगे जाऊं पीछे जाऊं फिर आगे जाऊं फिर पीछे जाऊं, तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन है इसमें
रोटेशन से भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए इसको उसके बाद पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिल्कुल नया सा था, तो इसीलिए इसको सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। इसके अंदर में हम लोग कुछ पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये सब की चीजें हम लोग पढ़नी शुरू करेंगे। हाँ भाई, आ गया वीडियो सबके पास? जी सर। चलो भाई, यस सर। क्या क्या बता रहा था मैं? वो ऑर्डर बता रहे थे सर, वो ट्रांजिशन रिजिड रोटर मॉडल अलग अलग मॉडल। जरूरी चलो और फिर से मैं थोड़ा सा उसको रिकैप कर देता हूं 2 मिनट को। तो देखो इसके अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे होते हैं? पार्टिकल इन 1D बॉक्स, या जितने भी बॉक्स पढ़ते हो तुम, एक पढ़ते हो पार्टिकल इन बॉक्स, आप पढ़ते हो रिजिड रोटर, आप पढ़ते हो SHO, और आप उसके बाद पढ़ते हो हाइड्रोजन। और इन सब को पढ़ने का और इसी सीक्वेंस में पढ़ने का कारण क्या है कि हमें ट्रांसलेशन मोशन पढ़ना होता है। तो पार्टिकल के ट्रांसलेशन को हम लोग पार्टिकल इन 1D बॉक्स या 2D बॉक्स के फॉर्म में पढ़ रहे होते हैं। रिजिड रोटर पढ़ते हैं क्योंकि हमें पार्टिकल के रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ना होता है। SHO पढ़ते हैं क्योंकि हमें पार्टिकल के वाइब्रेशनल मोशन की स्टडी करनी होती है। और हाइड्रोजन एटम पढ़ते हैं क्योंकि हमें पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को पढ़ना होता है। और ये जितने भी चीजें हैं इसी सीक्वेंस में इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि हम लोग आसान से डिफिकल्ट की तरफ बढ़ते हैं। जिससे क्या होगा कि हमने पहले जो भी अप्रोच सीखा है उन सारे अप्रोच को आगे इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा तो होगा नहीं सब एकदम स्टार्टिंग में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लिया कि उसका समझ भी नहीं आ रहा, तो ऐसा काम नहीं करेंगे, वो हमें दिक्कत में पहुंचा सकता है। तो इसलिए हम लोग पहले सिंपल बात पढ़ेंगे, सिंपल बात पढ़ने के बाद थोड़ा सा उसमें कुछ ऐड करेंगे, फिर और ऐड करेंगे और आगे ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको कि हम लोग क्यों इसी सीक्वेंस में पढ़ते हैं और ये सब क्यों पढ़ते हैं क्वांटम के अंदर में? जी सर। ठीक है, ये जरूरत है, सबको पता होना चाहिए कि आप क्वांटम के अंदर में ये क्यों पढ़ रहे हैं। सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा, उससे क्या होगा कि ये बिल्कुल सब्जेक्ट के प्रति जो डर लोगों में फैला हुआ है ना, वो इसी की वजह से है। बस बुक उठाते हैं, उसमें देख लेते हैं हाँ ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, क्यों पढ़ना है पता नहीं। तो क्यों का कारण हमें सबको पता होना चाहिए। सर SHO के बाद वो हाइड्रोजन का क्या बताया? हाइड्रोजन एटम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कि वो जितने जो क्योंकि देखो ना तो ट्रांसलेशन से, ना ही रोटेशन से, ना ही वाइब्रेशन से हम लोग जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसको एक्सप्लेन कर पाते। तो उस एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एटॉमिक ट्रांजिशंस पढ़ने की जरूरत थी, और उन्हीं एटॉमिक ट्रांजिशंस को हम लोग हाइड्रोजन एटम के अंदर पढ़ते हैं। और चूंकि एटम्स स्फेरिकल होते हैं तो XYZ कोऑर्डिनेट के अलावा हम लोग उसमें एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी यूज करना प्रेफर करते हैं। तो कुछ लोगों ने, जिन्होंने तुम्हारे BSc में फर्स्ट सेमेस्टर में भी आया होगा, आप R और थीटा के फॉर्म में भी हाइड्रोजन एटम का फंक्शंस पढ़ते हैं। वो यही कारण है पढ़ने का। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं इसमें, शुरू करते हैं। यस सर। तो जैसे हमने क्या बात किया था कि बोर का जो मॉडल है, बोर का मॉडल पोस्टुलेट्स के ऊपर टिका हुआ था। जहां तक वो सही हुआ वहां तक बहुत बढ़िया, और जहां पर वो फेल करना स्टार्ट कर देगा वहां पर हम कह देंगे कि ये इसकी लिमिटेशन है, इसके आगे आपको दूसरे टाइप के मॉडल्स की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स भी पोस्टुलेट्स के ऊपर बेस्ड है। अब क्वांटम मैकेनिक्स का जो पोस्टुलेट्स है, अब जैसे ही मैंने कहा पोस्टुलेट मतलब पहले ही फिक्स हो गया कि ये चीजें प्रूव नहीं की हुई हैं, ये चीजें मानी हुई हैं, जिनके बेसिस पे हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को बहुत आराम से एक्सप्लेन कर पाते हैं। और मानी हुई चीज है, कब तक मानेंगे? जब तक ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को सही सही एक्सप्लेन कर दे। जिस तारीख पे ये किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, हम बोल देंगे कि यहां पर इसकी लिमिटेशन आ गई है, अब आपको नए मैथ्स की जरूरत पड़ेगी या नए कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्चुनेटली क्वांटम के अंदर में जो बेसिक कुछ पोस्टुलेट्स बनाए गए थे, वो पोस्टुलेट्स आज के डेट में भी बिल्कुल बढ़िया से वैलिड होते हैं। उसमें किसी भी तरीके की कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। और चूंकि
ये हर एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को बहुत ही क्लोजली एक्सप्लेन कर पाता है, बहुत कम एरर के साथ एक्सप्लेन कर पाता है। इस वजह से इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी खड़ा नहीं करता, सब लोग मान लेते हैं। जैसे प्लैंक की बात को, प्लैंक ने हाइपोथेसिस दिया था क्वांटम का कि एनर्जी जो है वो स्टेप बाय स्टेप होगा, उसको हम लोग क्यों मानते चल रहे हैं आज तक? सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने वो मान के जिस इक्वेशन को डिराइव किया, वो इक्वेशन आज के डेट में भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। जिस तारीख पे वो एक्सप्लेन करना बंद कर देगा, हम अपने सिस्टम्स को, अपनी चीजों को थोड़ा चेंज करेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इसके जो पोस्टुलेट्स हैं कि क्वांटम जो है किन पोस्टुलेट्स के ऊपर बेस्ड है, और पोस्टुलेट को खत्म करते करते ही हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पोस्टुलेट के अंदर में ही हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है जैसे बुक्स में क्या होता है कि पोस्टुलेट एक साथ लिख देता है और फिर टॉपिक्स को इधर उधर डेविएट करना शुरू करता है, तो मैं वो पैटर्न नहीं अपनाऊंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। नहीं, बोल लो बोलो। तो जो पोस्टुलेट्स है, उस पोस्टुलेट के ही सीक्वेंस में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आता है सबसे पहला भाई पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला पोस्टुलेट देखो क्या है। मैं जानबूझ के लिख के लेके आया हूं, क्योंकि इसे मैं लिखूंगा और बोलूंगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा भी। तो इस वजह से देखो, सबसे पहला पोस्टुलेट उन्होंने क्या कहा कि द स्टेट ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। पहले इसको पढ़ के देखते हैं कि कितना डिफिकल्ट सुनने में लग रहा है, और फिर ये कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए अगर हम इसको वर्ड बाय वर्ड ब्रेक कर दें। तो क्या कह रहा है कि द स्टेट ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, मैं अंडरलाइन करता चलता हूं उन वर्ड्स को जो दुखी कर सकते हैं। क्या? सबसे पहला है स्टेट। तो सबसे पहले कोई बोलेगा कि सर ये स्टेट का मतलब क्या है, और क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम मतलब हमने डिस्कशन कर लिया है, वो सिस्टम्स जहां पर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। तो स्टेट हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहां पे। तो स्टेट ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय अ फंक्शन। फंक्शन के बारे में कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो इस वजह से इसको भी एक्सप्लेन करना जरूरी है। इसको मैं दूसरी कलर से डाल देता हूं। स्टेट हो गया फंक्शन, उसके बाद डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल एंड ऑन टाइम। दिस फंक्शन कॉल्ड द वेव फंक्शन। अब इसको वेव फंक्शन ही क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हमें पता करना पड़ेगा। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई। ऐसा टिपिकल सा रिप्रेजेंटेशन क्यों है, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो देखो, स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, तो जैसे आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा, तो थर्मोडायनामिक्स में आपने स्टेट ऑफ अ सिस्टम डिफाइन किया होगा, जिसके अंदर में आप स्टेट ऑफ अ सिस्टम को उसके ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्लेन करते हो कि उसका प्रेशर क्या है, प्रेशर को आप मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है। इन टर्म में आप किसी भी एक फिजिकल सिस्टम को एक्सप्लेन कर पाते हो और कह देते हो कि ये इसका थर्मोडायनामिक स्टेट है। उसी तरीके से किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के स्टेट का मतलब हुआ कि उस टाइम पे उसका पोजीशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, उसकी एनर्जी क्या है। इस चीज को कंबाइन करते हुए जो इंफॉर्मेशन हमें देगा, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन में PV इज इक्वल टू nRT से हमें उसके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब में एक रिलेशन निकल के आ जाता है, तो उसे हम लोग कह देते हैं कि ये आइडियल गैस इक्वेशन है। उसी तरीके से यहां पर हमारे पास इनके काइनेटिक एनर्जी, पोजीशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, इन सबको रिलेट करते हुए हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन आने वाला होगा, और उस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। यानी स्टेट का मीनिंग क्या है, उसका पोजीशन, मोमेंटम, वेलोसिटी एंड एनी अदर ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज, और इट इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय अ फंक्शन। यह ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पे स्टेट को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो एक फंक्शन के फॉर्म में। फंक्शन क्या होता है, जैसे आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा, जैसे sin x एक फंक्शन है। फंक्शन मतलब सिंपली कि आप उसमें कुछ इनपुट डालोगे, वो कुछ आउटपुट निकाल के देगा। यानी फंक्शन का मतलब होता है किसी ना किसी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड होने वाली चीज। जैसे y इज इक्वल टू आप sin x लिखते हो, तो
x है जिसके ऊपर ये चीजें डिपेंड कर रही है, और इस y को हम लोग बोलते हैं y एक फंक्शन है। किसका? y इज अ फंक्शन ऑफ x। और ये रिलेटेड कैसे हैं? तो दे आर रिलेटेड बाय साइन रिलेशन। उसी तरीके से यहां पर भी कुछ रिलेशन आने वाला होगा। ये कुछ क्या है इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे, जिससे हमें इन सब के बीच में रिलेशन निकल के आएगा। अब इस फंक्शन को जैसे नॉर्मली हम लोग मैथ्स में जब फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं तो f, g, h इन सब से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां भी हम लोग चाहते तो f, g, h वगैरह से रिप्रेजेंट कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ये श्रोडिंगर का मन था कि मैं इसे साई से रिप्रेजेंट करूंगा, तो इस वजह से साई वहां से चलता आ रहा है। क्या साई लेना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है साई लेना। हम कुछ भी ले सकते थे इस फंक्शन को, हमारी मर्जी, हम इसे a ले लेते, b ले लेते, c ले लेते, d ले लेते, लेकिन एक स्टैंडर्ड नोटेशन चलता आ रहा है कि इसे हम लोग साई लेते हैं, तो इस वजह से हम भी इसे साई के ही टर्म में पढ़ाई करते हैं। अगर कल से किसी बुक में लिखना शुरू कर दिया कि इसे हम लोग y लेंगे, तो हम y के टर्म में सारी बातें पढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखना कि साई जो है सिंपली एक नोटेशन है, इसमें घबराना नहीं है। आप इसको a मान लो, b मान लो, आपकी मर्जी है। बस ध्यान रखना कि चूंकि बुक जब पढ़ते हैं तो बुक में हर एक बुक में साई के टर्म में रहेगा, और तुम अगर अपने दिमाग में इसको ए और बी के टर्म में पढ़े हुए रहोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है तुम्हारे लिए। इस वजह से सजेस्ट ये किया जाता है कि आप भी इसे साई के ही फॉर्म में पढ़ें। ठीक है? अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि साई कुछ भी ले सकते हैं। इस साई के ऊपर सिस्टम वापस बता दीजिए सर, बीच में अच्छा नेटवर्क चला गया था। अच्छा, बिल्कुल मैं बता देता हूं। देखो, जैसे इससे मैंने रिलेट किया था थर्मोडायनेमिक स्टेट से। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में किसी भी गैस का, किसी भी सिस्टम का अगर आप स्टेट बताते हो तो आप कहते हो कि इसका अगर मैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम बता दूं तो उसका स्टेट डिफाइन हो जाता है। ठीक है? तो वो क्या चीज थी? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम वेर सिंपली मेजरेबल क्वांटिटीज। आप इन सारे चीजों को मेजर कर पाते थे और बताते थे कि इस टर्म में अगर मैं बता दूं, कोई एक गिवन सिस्टम है, कोई भी एक सिस्टम है, इसका अगर मैं टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम बता दूं तो मैं इसकी कंडीशन को स्पेसिफाई कर पाता हूं, और वही कंडीशन इसकी स्टेट कहलाती है। उसी तरीके से जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इसमें हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं। तो मोशन के अंदर में हमारे पास ऑब्जर्वेबल्स क्या होती हैं? पोजीशन, वेलोसिटी, मोमेंटम और एनर्जी वगैरह। तो इन सब को रिलेट करते हुए जो हमारे पास एक फंक्शन या इक्वेशन कुछ निकल के आता है, उसे ही हम लोग स्टेट ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम कह रहे होंगे। क्या क्लियर है ये बात? ठीक है, चलो चलो। अच्छा, अब होते हैं क्या सर? जैसे थर्मोडायनामिक के लिए हमने बोला टेम्परेचर, वॉल्यूम, तो सर इसमें स्टेट के लिए क्या क्या फैक्टर्स होंगे? इसमें स्टेट के लिए आप पोजीशन ले सकते हो, मोमेंटम ले सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ले सकते हो। इन सब के टर्म में हम लोग उसको निकाल सकते हैं। और अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको पोजीशन और टाइम के टर्म में रिप्रेजेंट करना सबसे फेवरेबल होगा। जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में किसी भी फंक्शन को प्रेशर, वॉल्यूम के टर्म में लेना प्रेफर करते हो, या फिर प्रेशर, टेम्परेचर के टर्म में लेना प्रेफर करते हो। जैसे लिखते हो ना, u इज अ फंक्शन ऑफ t एंड v, ये लेते हैं हम लोग। उसी तरीके से यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? यहां पर हम लोग बोलेंगे कि साई इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। तो यहां पर हम लोग टाइम और पोजीशन, इन दो वेरिएबल के टर्म में इसके स्टेट को एक्सप्लेन करने लगेंगे। ठीक है? तो ये यहां पर हमारे पास काम में आएगा। और इसको रिलेट करते चलना, जो आप चीजें ऑलरेडी जानते हो उससे अगर इसको रिलेट करते चलोगे ना तो तुम्हें समझ में अच्छे से आएगा। अदरवाइज तुम्हें लग रहा होगा कि पता नहीं कौन सी दूसरी दुनिया की बात आ गई है। तो कोई भी दूसरी दुनिया की बात नहीं है। इसे बिल्कुल आराम आराम से सीखना, और इसे जो तुमने ऑलरेडी सीखा हुआ है ना उससे रिलेट करने की जरूर कोशिश करना। चलो, अब ये जो साई है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। अब रेस्ट्रिक्शन क्यों लगे हैं ये जानना जरूरी है। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन क्या है ये एक पार्ट होगा, और रेस्ट्रिक्शन क्यों है ये दूसरा पार्ट है। तो पहले हम लोग देखते हैं रेस्ट्रिक्शन क्यों है। तो रेस्ट्रिक्शन इसलिए है कि जैसे आप एक इक्वेशन लिखते हो PV इज इक्वल टू NRT, आप PV इज इक्वल टू NRT स्क्वायर तो नहीं लिख देते हो?
पीवी बराबर एनआरटी स्क्वायर इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि वो प्रॉपरली सिस्टम की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इस वजह से वो अलाउड नहीं था। उसी तरीके से जब हम लोग साई को एक्स और टी के टर्म में लेंगे तो दुनिया में अनगिनत फंक्शन हैं, लेकिन उसमें से कुछ फंक्शन ही हमारे फिजिकल कंडीशंस के ऊपर फिट बैठ पाएंगे। फिजिकल कंडीशन का क्या मतलब हुआ कि ऐसे फंक्शन होने चाहिए जो हमें ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकाल के दे दे। हम फंक्शन क्यों निकालना चाहते हैं? फंक्शन इसलिए बनाना चाहते हैं कि वो हमें इंफॉर्मेशन दे। किसकी इंफॉर्मेशन दे? पोजीशन, वेलोसिटी वगैरह की इंफॉर्मेशन दे। और अगर वो इंफॉर्मेशन ही नहीं दे पा रहा होगा तो वैसा फंक्शन लेने का फायदा क्या? तो इस वजह से इन कंडीशंस को उसके ऊपर हमें इंपोज करना पड़ता है कि आपका जो वेव फंक्शन है वो ये सारी प्रॉपर्टी बतानी चाहिए। और इस वजह से उस साई के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। अब क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं और इससे रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है हमारे लिए। तो देखो, कुछ टर्म है जो हो सकता है तुमने पहली बार सुना होगा, लेकिन उसको कंप्लीटली समझना और क्लास में ही समझना, ऐसा नहीं कि उसको बाद में देख के समझूंगा, ऐसा कुछ नहीं। दिक्कत होती है तुरंत रोक के पूछना, इस वजह से आज कंप्लीटली जो है अनम्यूट किया हुआ है। बीच में कभी भी म्यूट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आप बीच में रोक के पूछ सकते हैं, क्योंकि नई चीज है सीखने के लिए। चलो देखो, तो सबसे पहला कंडीशन जो, और देखो ये जो मैंने ऑर्डर में लिखा है 1 2 3 4 5 6, जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में पढ़ना, इसे किसी भी ऑर्डर में पढ़ सकते हैं, लेकिन इस सीक्वेंस में लिखने से क्या होता है कि थोड़ा आसान होता है। तो देखो, साई के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है? पहला रेस्ट्रिक्शन है साई का बाउंडेड होना। अब ये बहुतों के लिए बहुत नई बात होगी कि साई जो है वो बाउंडेड है। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी चीज को भूल जाओ, मैथमेटिकल फंक्शन को, अगर हम कहते हैं कि मैं बाउंडेड हूं, तो मेरे बाउंडेड होने का क्या मतलब है? आप फ्री नहीं हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं कि मेरे ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। सीधी सी बात ये कि मेरे ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। और मैथमेटिक्स के टर्म में किसी के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगता है बाउंड होने का, ये मतलब होता है कि वो कितनी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, अगर वो बाउंडेड है, इसका मतलब उस फंक्शन की वैल्यू किसी एक लिमिट पे जाके रुक जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो फंक्शन बढ़ते चला जाए। जैसे अगर मैं ये लिख दूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो y एक फंक्शन है x का, ठीक है, यहां पर y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो x की वैल्यू में जैसे जैसे बढ़ाता चला जाऊंगा, y की वैल्यू बढ़ते ही चली जाएगी। क्या इसके ऊपर कोई लिमिट लगा हुआ है y की वैल्यू पे? नो सर, कोई लिमिट नहीं लगा हुआ है, ये बढ़ते ही चला जाएगा। तो ऐसा फंक्शन कभी भी हमारे सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अब पूछोगे क्यों? कि ऐसा अगर यहाँ लिखा हो x इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये लिमिट लग गई ना? क्या यहाँ पे अगर कंडीशन साथ में मेंशन कर दे x इज नॉट इक्वल टू 0, तो x अगर नॉट इक्वल टू 0 आप पुट करोगे तो इसके अलावा आपने सब कुछ अलाउ कर दिया है x की वैल्यू, तो ये बाउंडेड हो गया ना? नहीं, बिल्कुल बाउंडेड नहीं हुआ। कैसे बाउंडेड नहीं हुआ? क्योंकि देखो इसका तुम्हें ग्राफ पढ़ाया गया था पिछले दिन, याद है सर? मॉडुलस लगा दे तो आप बिल्कुल, मैं दोनों के बारे में ज्ञान देता हूं तुम लोगों को। देखो क्या क्या जो रेस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हो सारे लगा लो, और एक एक टर्म समझते चलना, जरूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब देखो, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। यस सर, ऐसा ही आएगा y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। यस ठीक है। अच्छा, एक ने बोला कि सर आप इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा दो, क्या? x नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे ही मैं x नॉट इक्वल टू 0 का रेस्ट्रिक्शन लगाऊंगा, यानी आप इसमें से एक पॉइंट को हटा दोगे, यानी ये वाला जो पॉइंट है इसको हटा दोगे। ये जो 0,0 का पॉइंट है इसको आप इसमें से रिमूव कर दिया, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स तो आपने अलाउ कर रखे हैं। और जब आपने बाकी सारे पॉइंट्स अलाउ कर रखे हैं तो देखो, क्या इसके ऊपर, ये तो ऊपर इंफिनिटी तक चला जाएगा, क्या इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दोनों तरफ से?
बस सर अभी इसमें कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा? नहीं, ये एक रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन ये सफिशिएंट रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये इस फंक्शन को एक लिमिट में बांध के नहीं रख पा रहा है, क्योंकि ये तो अपनी वैल्यू बाउंड इंफिनिटी। करना और रेस्ट्रिक्शन लगाना तो फिर डिफरेंट हो गया ना। अभी आ तो रहा हूं, अभी मैं दोनों चीज को कंबाइन तो करूंगा कि बाउंड और रेस्ट्रिक्शन ये दोनों रिलेटेड कैसे हैं। ठीक है, अभी अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों रहना पड़ेगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे दोनों। हम उस पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू को भी रेस्ट्रिक्ट करेंगे और उसकी मिनिमम वैल्यू को भी रेस्ट्रिक्ट करेंगे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखो ना, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ऐसे होता है कि नहीं? जब y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है तो ये ऊपर भी लिमिट हो गया और नीचे भी लिमिट हो गया। +1 -1 इसके ऊपर तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा, ये ऑटोमेटिकली +1 और -1 के बीच में बंधा हुआ है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं बाउंड होना। मतलब चाहे तुम रेस्ट्रिक्शन इस पे नहीं भी लगा रहे हो तो भी ये चाह के भी ये कभी अपनी वैल्यू को बढ़ा नहीं पाएगा। मतलब हम ओवरऑल ये बोल रहे हैं कि हम स्पेसिफिक कंडीशन के लिए हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि उसी के अंदर में हमें ये वैल्यू मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर में ही चाहिए चीजें। अब देखो ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि देखो फंक्शन क्या था, फंक्शन हमें ऑब्जर्वेबल्स की वैल्यू निकाल के देगा, वेलोसिटी वगैरह की वैल्यू निकाल के देगा। अब मान लो तुमने y बराबर एक्स स्क्वायर टाइप की चीजों को अलाउ कर दिया तो ये तो कभी इन्फिनिटी वैल्यू देना शुरू कर देगा ना, है कि नहीं? और अगर इन्फिनिटी वैल्यू दे दिया, क्या रियल सिस्टम्स में जिनको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसमें वेलोसिटी इन्फिनिटी हो सकती है? इम्पॉसिबल। एनर्जी इन्फिनिटी भी नहीं हो सकती। तो यानी हमें पता है कि रियल डे टू डे लाइफ में ना इन चीजों की वैल्यू पे लिमिटेशन है। तो हमें भी फंक्शन वैसे ही चाहिए जो अपने आप ऑटोमेटिकली अपने अंदर वो रिस्ट्रिक्शंस लगा के आते हो, हमें उसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ ना करना पड़े। इसलिए हम लोग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप के फंक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जबकि y इज इक्वल टू साइन एक्स टाइप के फंक्शन को एक्सेप्ट करने का इनके पास चांस है। एग्जैक्टली करेंगे कि नहीं ये तो और जो कंडीशंस है उन पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन y इज इक्वल टू साइन एक्स एक कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक कैंडिडेट नहीं हो सकता है, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो पहले ही चीज में फेल कर गया। क्यों? क्योंकि उसमें जैसे ही आप वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे ये इनफाइनाइट पहुंचा देगा, जबकि रियल सिस्टम में प्रॉपर्टीज इनफाइनाइट वैल्यू नहीं लेती हैं। क्या क्लियर है सबको यहाँ पे? यस सर, मैं ये पूछ रहा था सर। हाँ बोलो। कि सर अलग अलग फंक्शन के लिए फिर हम रिस्ट्रिक्शन कैसे फिक्स करेंगे कि क्या रिस्ट्रिक्शन हमें लेना है? अभी बताऊंगा मैं, इसी के लिए तो मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं। अभी मैं बताऊंगा ना कि किसके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन लगेगा तो अलाउड हो जाएगा, क्या रेस्ट्रिक्शन नहीं लगे। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, इस पे ही मैं कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दूंगा तो इसे मैं अलाउ करवा दूंगा, वो पार्ट आ रहा है। ठीक है सर हाँ सर। सर एक बार रिपीट कर दो कि एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो y बराबर एक्स स्क्वायर जो है, किसी भी फंक्शन का काम क्या है, तुम्हें जो चीजें मेजर करनी है उसकी वैल्यू निकाल के देना। ठीक है, इसका काम है किसी भी चीज को मेजर करेंगे उसकी वैल्यू निकाल के देना। अगर मैं यहां से वैल्यू निकालू, सपोज ये है पोजीशन, पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आती है, ये तो तुम जानते हो। ठीक है, पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2x का टर्म आएगा इंटू dx/dt का कुछ टर्म आएगा। तो उसमें आपने जब x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, इसका मतलब x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, और जब तुम x की बड़ी वैल्यू पुट कर दोगे इनफाइनाइट के तरफ तो वेलोसिटी भी इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर जाएगी, है कि नहीं? इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी तो वेलोसिटी भी हमारी इंफिनिटी की तरफ बढ़ रही है। लेकिन क्या रियल सिस्टम्स में वेलोसिटी इंफिनिटी हो सकती है? बताओगे? नहीं। तो जब इसका काम, इसको हमने रखा ही इसलिए था इस फंक्शन को कि तू मेरे को वैल्यूज बताएगा, और ये वहीं पे हाथ खड़े कर दिया, ये कह रहा है मैं तो इंफिनिटी वैल्यू बता दूंगा। तो क्या ऐसे बंदे को तुम काम पे रखोगे जो तुम्हारा काम ही नहीं कर पा रहा है? तो इस वजह से ये जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक अच्छा सुटेबल कैंडिडेट नहीं है हमारे पर्पस को फुलफिल करने के लिए, और इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि इसे हम लोग सुटेबल वेव फंक्शन के अंदर में नहीं रख सकते। जबकि y इज इक्वल टू साइन एक्स
अगर सिर्फ पहले रेस्ट्रिक्शन की बात करें तो ये कह रहा है कि हाँ भाई मैं ना +1 से लेके -1 तक ही रहूंगा, चाहे कुछ भी कर लो मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। तो इसे मैं बोलूंगा ठीक है भाई तू मेरे काम का हो सकता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नजर में अगर हम लोग देखें तो ये कह रहा है कि मैं अपनी वैल्यूज को रेस्ट्रिक्ट रखूंगा, और हमें भी क्या चाहिए था रियल सिस्टम में कि हमारी वैल्यूज रेस्ट्रिक्टेड ही मिले, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू मिले, इनफाइनाइट वैल्यू ना मिले। इसलिए y इज इक्वल टू sin x। क्या सर साइन की मतलब वैल्यू में भी आपसे कहाँ लेके रिस्ट्रिक्शन है? अगर हम इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू लेंगे तो भी तो -1 से 1 ही आएगा। हाँ, तो इसीलिए तो रेस्ट्रिक्शन है ना कि आप उसके अंदर में कुछ भी पुट कर रहे हो, वो आउटपुट आपको +1 से -1 ही निकाल के दे रहा है। आप आउटपुट से आप जो है आउटपुट से कंसर्न रखते हो ना कि वो तुम्हें क्या निकाल के दे रहा है। सर इसी तरह अगर हम y इक्वल्स टू x स्क्वायर पे आउट मतलब अपने इनपुट पे हम लोग बाउंड्री लगा दे तो वो भी तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। बिल्कुल, मैंने अभी तो इसीलिए कहा था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे भी कुछ ऐसे लिमिट लगा दूंगा कि ये भी एक्सेप्टेबल बन जाएगा। जैसे अगर मैं बोल दूं कि आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेना है, लेकिन x की वैल्यू आपको 0 से लेके 2 तक ही लेनी है, तब ये एक सुटेबल फंक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि 0 से लेके 2 तक ये कभी भी इनफाइनाइट तो नहीं जाएगा ना, 2 पे इसकी वैल्यू आएगी 4, तो ये एक लिमिटेड वैल्यू ही दे रहा है, ये उससे बड़ी वैल्यू नहीं दे रहा है। तो हम अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लें और इसे रेस्ट्रिक्ट कर दें 0 से 2 तक ना, तो ये एक सुटेबल हो सकता है। देखो मैं बार बार हो सकता है वर्ड यूज कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि अकेला इसका बाउंड होना इस बात की गारंटी नहीं देगा। अभी और भी तो कंडीशंस मैंने उधर लिख रखे थे ना 2 3 4, तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि ये इस कंडीशन के हिसाब से एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। अब बाकी चीजें भी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसका एक्सप्लेनेशन समझे कि नहीं कि क्यों इसका फाइनाइट होना जरूरी है, सॉरी बाउंडेड होना जरूरी है। सर एक बात क्लियर कर दीजिए, क्या आउटपुट पे रिस्ट्रिक्शन लगाना है या इनपुट पे? हमें आउटपुट लिमिटेड मिलना चाहिए, ठीक है, आउटपुट जो है वो हमें लिमिटेड मिलना चाहिए, क्योंकि आउटपुट ही होगा जो हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जो आउटपुट है वो वैल्यू हमें मिलती है। और जो देखो मैंने क्या बोला है कि साई जो होगा वो फंक्शन होगा x और t का, मैंने ये बोला पीछे साई जो होगा x और t का फंक्शन होगा, तो टाइम तो कहीं से कहीं जा सकता है कि नहीं? टाइम 0 से लेके इनफाइनाइट टाइम तक के लिए हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो क्या इनपुट पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया मैंने? नहीं। पोजीशन भी उसका कहीं से कहीं पूरे स्पेस में कुछ भी पोजीशन उसका हो सकता है, इसीलिए पोजीशन पे मैंने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया हुआ है। लेकिन ये जो आउटपुट निकाल के देगा ना, उस आउटपुट पे हमें रेस्ट्रिक्शन होने की जरूरत है। हमारा आउटपुट जो है वो लिमिटेड ही होना चाहिए, क्योंकि आउटपुट जो है वो वेलोसिटी, मोमेंटम, इन सारे चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और वो चीजें इनफाइनाइट नहीं हो सकती है। तो इनपुट देखो, रेस्ट्रिक्शंस जो है ना, जब भी किसी चीज के बाउंड होने को चेक करोगे तो आप उसके आउटपुट वैल्यू को देखोगे कि उसका आउटपुट वैल्यू लिमिटेड है या नहीं, ठीक है? ये बात क्लियर है सबको कि बाउंड होने के लिए क्या चेक करेंगे? आउटपुट को चेक करेंगे। तो सर आप हमें आउटपुट फंक्शन अगर को ऐसे रिस्ट्रिक्ट करना है कि वो हमेशा हमें रियल वैल्यू दे। क्या दोबारा तो उसको वेव फंक्शन मानेंगे। दोबारा बोलो। सर हमें फंक्शन को ऐसा कंडीशन लगा के रिस्ट्रिक्ट करना है कि वो हमेशा हमें रियल वैल्यू दे, तो ही हम उसको मैंने रियल वैल्यूज के बारे में बात नहीं की है, मैंने अभी सिर्फ फाइनाइट वैल्यूज के बारे में बात की है। रियल वैल्यू के बारे में आऊंगा, वो भी एक कंडीशन है, ठीक है सर? फिर ये जो आपने कहा था फॉर रियल, मतलब लिखा है पोस्टुलेट में कि फॉर रियल सिस्टम साई मस्ट बी 0 एट द बाउंड्री। अभी उस पे भाई साहब मैंने डिस्कशन किया क्या? अभी नहीं किया ना, अभी तो मैं सिर्फ इस पे चर्चा कर रहा हूं कि इसके बाउंड होना जरूरी है। अभी मैंने इसीलिए उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ था, उस बात को बताऊंगा कि वो क्या है और क्या इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि वो बाउंड्री पे क्यों 0 होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि साई के ऊपर सिर्फ एक यही रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इस साई के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होंगे। अगर इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो कुछ भी वेव फंक्शन नहीं ले लेते, मजा आ जाता, फिर तो इतना लोड ही नहीं लेना पड़ता इसके लिए। अभी एक एक करके देखो, जो बाद में आने वाली चीजें हैं ना वो आएंगी, उसके ऊपर और भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि रेस्ट्रिक्शन बहुत सारे हैं, सारे रेस्ट्रिक्शन को एक साथ लगा के देखेंगे,
ठीक है, यहाँ तक। सर जो ये y is equals to x square where x belongs to 0,2 ये हाँ। आपने बोला है, तो इसमें तो हमने इनपुट पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिए है ना। इनपुट पे हमने रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगाया था ताकि आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड हो सके। हमारा नीड क्या था? नीड था कि आउटपुट पे रेस्ट्रिक्शन हो। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि उसके इनपुट को रेस्ट्रिक्ट किया जाए। क्या कोई और तरीका है? सर नो सर। इस वजह से हमारा पर्पस था कि आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड हो, लेकिन उस रेस्ट्रिक्शन को लगाने के लिए हमारी मजबूरी थी कि हम उसके इनपुट को रेस्ट्रिक्ट करें। इसलिए यहां पे मैंने इनपुट पे रेस्ट्रिक्शन लगाया। नेसेसरी क्या है? आउटपुट का रेस्ट्रिक्ट लिमिटेड हो। ठीक है। हाँ, कोई और कुछ कह रहा था? सर हाँ बोलो। सर मतलब आउटपुट जो है वो एक मतलब रेस्ट्रिक्टेड होगा, इनपुट हम मतलब जरूरत पड़ा तो रेस्ट्रिक्शन उस पर लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही समझे हो, तो आप बिल्कुल सही समझे हो। इनपुट पे रेस्ट्रिक्शन हम अपने आउटपुट के डिमांड के हिसाब से लगाते हैं। नेसेसरी कंडीशन क्या है? कि आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। इनपुट के ऊपर हम सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज हमने देख लिया कि साई को, जो भी वेव फंक्शन है, उसको बाउंडेड होना जरूरी है। अगर वो बाउंडेड नहीं होगा तो फिर दिक्कत की बात है। अब आगे बढ़ते हैं। सर हाँ जी। जो फाइनाइट वैल्यू वाले तो और भी तो फंक्शन होंगे आप। हाँ, अरे मैंने कहा बोला कि एक दो यही फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है। अभी मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा ना, जिसमें मैं पूछूंगा कि बताओ इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो एक्सेप्टेबल हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसे क्वेश्चन आए नहीं हैं जो या तो फंक्शन लिख के दे दे या ग्राफ बना के दे दे और तुमसे पूछे कि इन चार में से कौन सा है जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है और कौन सा है जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है। मैंने इस वजह से इस चीज को इतना डिटेल में लिया है। अदरवाइज क्या होता है ना कि इसको मैं सिर्फ लिखवा के आगे बढ़ जाता अगर इतना इंपॉर्टेंट ना होता। ये तो मुझे लग रहा है ऐसा कि ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो दो इक्वेशन लिखा है ना, साइन और एक्स स्क्वायर, यही सिर्फ हो सकते हैं। इनफाइनाइटली मेनी फंक्शंस हैं जो इसके कैंडिडेट हो सकते हैं। हम लोग चेक करेंगे उसको, कोई भी फंक्शन हमें दे देगा, हम उसे चेक करेंगे कि क्या वो एक्सेप्टेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्या क्लियर है ये बात सबको? हाँ जी। तो कहा है आपने बाउंडेड है, ये बाउंडेड है कि इसकी कर्व तो आगे बढ़ती एक्सिस पे तो है बीच में रहेगा, बट ये कर्व तो मतलब कहीं रुकेगी, तो कैसे होगा? तुम्हारी आवाज ना बीच में कट गई, तो वो बात समझ नहीं आई। दोबारा एक बार बोलो। सर मैं ये पूछ रही क्या है, कौन है? तान्या। तान्या, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप एक काम करना, वो चीज ना मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी आवाज कट कट के आ रही है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। सर वो ये कह रही है कि x की साइड से जो साइन की वेव है वो तो बढ़ती ही जा रही है। अरे तो मैंने क्या बोला? कैसे बोला? मैंने क्या बोला? रेस्ट्रिक्शन आउटपुट पे चाहिए, तो आउटपुट तो इसका +1 से लेके -1 पे ही है। रेस्ट्रिक्शन आउटपुट पे चाहिए, इनपुट पे नहीं। ठीक है, इस वजह से जो साइन एक्स है एक कैंडिडेट है, अदरवाइज वो कैंडिडेट नहीं होता, क्योंकि आउटपुट पे रेस्ट्रिक्शन हमें चाहिए, इनपुट पे एज पर रिक्वायरमेंट रेस्ट्रिक्शन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। चलो, तो जो क्या सर जो हमारा पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उसमें तो सर आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड होता है, तो वो हो सकते हैं भाई? सारे पीरियोडिक फंक्शन पे आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता। y = tan x एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये -∞ से लेके +∞ तक जाता है। ठीक है? ओके सर। बस जितनी बातें लिखी हुई है ना, उतनी बातें को अप्लाई करो ना तुम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं जरा मिटाऊं। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। ताकि आउटपुट बोला आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड होता है,
तो मतलब sin x है ना हमारा आउटपुट पूरा, तो फिर उसकी कर्व तो कहीं रुक ही नहीं रही, तो फिर वो रिश्ता। देखो, जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हो, x एक्सिस पे इनपुट होता है और y एक्सिस पे आउटपुट होता है, ठीक है। यहां पे है, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। तो जब मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू साइन x, तो इसका ग्राफ तुम बना रहे हो ये, तो इसका x के वैल्यू को तुम कहीं से कहीं तक पुट कर रहे हो। x है जो आप मर्जी से पुट कर रहे हैं, और आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, साइन x। और आउटपुट कहां से कहां तक है, आउटपुट आता है y एक्सिस पे। y इज द आउटपुट। आप जो कह रहे हो साइन x आउटपुट है, बिल्कुल सही बात है। साइन x इज द आउटपुट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज y। और y की वैल्यू देखो, y एक्सिस पे ये +1 से लेके -1 तक ही तो जा रहा है। ये आगे जो इधर जा रहा है ना इंफिनिटी तक, और इधर लेफ्ट में भी माइनस इंफिनिटी तक, ये इस पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये इनपुट है। और मैंने बार बार बोला, इनपुट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट है आउटपुट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन की। और आउटपुट y एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है, और y एक्सिस की वैल्यू को तुम देखो तो यहां पे +1 से लेके -1 तक ही है, इसीलिए ये रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू है, ये एक बाउंडेड फंक्शन है। ओके सर। गणित अच्छा नहीं लगता था क्या बचपन में? बताओ भाई। लगता था सर। केमिस्ट्री क्यों लेते सर? बचपन में ही लगता था। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा मत बोलो कि गणित अच्छा लगता तो ये क्यों लेते। मुझे तो मैथ्स बहुत अच्छा लगता है। बहुत खराब लगता है सर, अच्छा लगता है यार, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स। मेरा भी सर। मेरा भी था सर। चलो अभी टेस्ट करेंगे, जिसका था ना, जिसका फेवरेट था। लाइन आरिफ सर नाम नोट करके रखना, तो मैं अभी पूछता हूँ सबसे सवाल, सबका जिसका फेवरेट था। एक एक क्वेश्चन आएगा, मजा आएगा। बचपन में फेवरेट था सर। अच्छा, बचपन की बात हो रही है। 10वीं तक फेवरेट नहीं चलेगा, उसके बाद वाले की बात करो, 11वीं 12वीं वाले। 10वीं तक तो सबका फेवरेट होता है मैथ्स, वहां तक क्या तुम हीरो बन रहे हो? सर 12वीं तक ठीक था सर, ग्रेजुएशन में आके झमेला हो गया। अच्छा, ग्रेजुएशन में आके दिक्कत हो गया। चलो भाई, अब देखो इसमें एक टर्म लिखा हुआ है इस बाउंडेड के ब्रैकेट में कि फॉर रियल सिस्टम्स साई शुड बिकम 0 एट बाउंड्रीज। अभी इसको मैं थोड़ी देर के बाद ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी मैंने रियल सिस्टम क्या होता है उसे एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ध्यान रखना कि ये दोबारा आने वाला है, ये बाउंडेड वाला कंडीशन। अच्छा, दूसरी बात, अब ये छोटे छोटे चीजें, बाकी सब तुरंत समझ में आएगा। रियल वैल्यूड का क्या मतलब है कि उस फंक्शन की वैल्यू रियल आनी चाहिए। रियल मतलब रियल नंबर, उसमें इमेजिनरी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और यहां से ना एक बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा इस रियल वैल्यूड वाले पार्ट से। अगर किसी को ध्यान में हो तो जो वेव फंक्शन हम लोग लिखते हैं उसमें आयोटा का टर्म आता है, क्या किसी को ध्यान में है? यस सर। अब यहां से ना इंटरव्यू में गजब का सवाल बन सकता है कि आप साई के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या लगाते हो कि वो रियल वैल्यूड होना चाहिए, और आप जब साई लिख रहे हो तो इसके अंदर में आयोटा लगा रहे हो। तो आप बताओ ये रियल वैल्यूड कैसे हो गया? ये क्वेश्चन मार्क करके रखना, ये मैं तब डिस्कस करूंगा जब मैं हाइड्रोजन एटम का फंक्शन लिख रहा हूंगा। वहां पर इसका इतना बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आएगा ना कि तुम्हें मजा आ जाएगा कि क्या बात बोल दिया सर आपने, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए रियल वैल्यूड क्या है? जिसका वैल्यू रियल नंबर हो, बस फिलहाल हमें इतना ही मतलब है कि वो जो साई है उस साई की वैल्यू रियल होनी चाहिए। और ये भी तुम समझ सकते हो रियल क्यों होना चाहिए। अगर रियल नहीं हुआ तो जो दुनिया में चीजें आप वेलोसिटी मोमेंटम वगैरह मेजर कर रहे हो वो इमेजिनरी तो नहीं आता है ना, वो तो एक रियल नंबर ही निकल के आएगा। किसी का मोमेंटम बोलोगे क्या कि 5 आयोटा है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। मोमेंटम जो भी होगा एक रियल वैल्यू ही तो होगा, जैसे 2 kg मीटर पर सेकेंड है, 5 kg मीटर पर सेकेंड है, इस टाइप की वैल्यूज होगी। तो इस वजह से हमारे वेव फंक्शन को रियल वैल्यूड होना जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन कंटेन्ड होनी चाहिए वो रियल वैल्यूड होनी चाहिए। अब वो आयोटा वाली बात, मैं यहां स्टार मार्क, जो चीजें मुझे बाद में बतानी है मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं। यहां पे स्टार मार्क आएगा वाई आयोटा इन हाइड्रोजन एटम,
ये बात बताई जाएगी आपको, क्योंकि अभी मैं डिस्कस करना से छेड़ दूंगा ना तो तुम्हें मैंने उसके लिए जो रिक्वायर्ड मैथ्स है वो बताया नहीं है, अब फिर तुम मेरा सर खा जाओगे कि सर ऐसा कैसे हो गया। तो मैं पहले उसका मैथ्स बता लूंगा, ऑटोमेटिकली ये एक्सप्लेन कर दूंगा। और फिर मैंने अभी क्या नहीं बताया है, रियल सिस्टम साइज शुड बिकम 0 एट बाउंड्रीज, क्योंकि मैंने रियल सिस्टम की एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी नहीं दी है। तीसरी बात, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। हाँ भाई आ जाओ 12वीं के गणित वाले, कौन कौन था गणित जिसको बहुत अच्छा लगता था? हाँ अमन था ना, हाँ एक एक करके बताओ भाई, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल का क्या मतलब है? 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बाकी फिर मैं बताऊंगा, सारे लोगों को ऐसे थोड़ी टाइम पास करना है। सर हाँ सर, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जैसे कोई कर्व में हम किसी चीज का कर्व बनाए, उसमें शार्प टर्म ना आ जाए कि मतलब अचानक से वैल्यू ही चेंज हो गई। भाई साहब उसको डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। हाँ सर मैथ थोड़ा वीक है ना, तो उसका मतलब अभी तो पे हमें आउटपुट मिलना मतलब ये चाहिए आंसर वीक वाले का था। सर इंक्रीजिंग फंक्शन है सर, ग्राफ सर कहीं ब्रेक ना सर करे। मतलब बीच में जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। बस यही बात, यस चलो सर, ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक नहीं होना चाहिए, एकदम सही बात है भाई, ब्रेक नहीं होना चाहिए। चलो मैं बताता हूं कंटिन्यूअस, साधारण शब्दों में एकदम देसी भाषा में कंटिन्यूअस क्या होता है। बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा, जिनको पता होगा वो शांति बनाए रखेंगे और जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सीखेंगे। जिस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े वो ग्राफ कंटिन्यूअस है, और जिस ग्राफ को बनाने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ जाए वो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। बस इतना सा ही ज्ञान है इसके बारे में। जैसे देखो मैं एक राइट कंटिन्यूअस और लेफ्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? क्या क्या उसकी जरूरत नहीं भाई साहब, यहाँ पे वो बिल्कुल मैथमेटिकल कंडीशन है कि आप किसी फंक्शन को चेक कैसे करोगे कि वो फंक्शन वहां पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसको कहते हैं अप्रोच करना। ये प्योरली मैथमेटिकल है जिसकी कोई रिक्वायरमेंट यहां नहीं है। अगर आपको सीखनी है तो मैथ्स की बुक उठाइए या फिर मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें तो मैं बता दूंगा, ठीक है, क्लास में नहीं। अरे ये ब्लर क्यों हो रहा है सर? हाँ सर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को भी तो कंटिन्यूअस फंक्शन बना सकते हैं कि स्पेसिफिक डोमेन अरेंजमेंट। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भाई, उसको तुम लोग अगर कोई ना जेई वगैरह का कोचिंग लिया होगा तो उस वहां पर सिखाया गया होगा कि कैसे कंटिन्यूअस जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है उसकी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जाता है। सर ये वही वाला बोल रहा है सर, जेई वाला ही है। उल्टे सीधे ज्ञान नहीं, उल्टे सीधे ज्ञान नहीं, जो काम का बात काम की बातें करो, ठीक है। बहुत अच्छी बात है तुम्हें कुछ कुछ बातें आती है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है वो डिस्कस मैं नहीं करूंगा। चलो भाई कंटिन्यूअस मतलब जैसे अगर मैं ये एक ग्राफ बनाऊं, इसको बनाने के लिए मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहां से मैंने शुरू किया वहां पे खत्म कर दिया। अब कोई ये ना बोले कि सर इसे तो मैं ऐसे बनाऊंगा, आधा इधर से बनाऊंगा और आधा इधर से बनाऊंगा, तो आप गधे हो, क्यों ऐसे बनाओगे? जब एक तरफ से बनाने का तरीका है हमारे पास तो आधा आधा बनाने की जरूरत क्या है? तो इस वजह से ज्यादा ध्यान दिमाग नहीं लगाएंगे एक्स्ट्रा, बस ये चेक करेंगे कि जो भी ग्राफ गिवन है उस ग्राफ के एक एंड पे पेन रखेंगे और फिर उस ग्राफ को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने इसके ऊपर पेन रखा, ये एक बारी में बिना पेन उठाए मैंने ये ग्राफ बना दिया, यानी ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। वही अगर मैं ये ग्राफ बना के रखता, ये बना के रखता और यहां डॉटेड लाइन है, ध्यान रखना सॉलिड लाइन नहीं है, ठीक है। तो जब डॉटेड लाइन है इसका मतलब वहां पे वो टूटा हुआ है, तो फिर इसको बनाने के लिए आएंगे यहां पे पेन रखेंगे, पेन रख के यहां से यहां तो पहुंच गए। अब डॉटेड लाइन है तो एक तो या तो तुम्हें डॉटेड लाइन बनाने के लिए तोड़ना पड़ेगा, या फिर अगर ग्राफ तुम बनाओगे तो यहां से नीचे उतरने के लिए पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, और इसका मतलब है ये जो ग्राफ है ये डिसकंटिन्यूअस। बस इतना ही ध्यान रखना भाई साहब, इससे ज्यादा ना केमिस्ट्री के पेपर में नहीं आएगा। वो जितना भी हो जो कंटिन्यूटी का कंडीशन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसको इक्वल करेंगे उसको इक्वल करेंगे, ये सब कुछ नहीं पूछेगा इसमें। इसमें सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से मतलब हमें है, और इसीलिए ध्यान रखना कंटिन्यूटी इस तरीके से चेक कर लोगे। और दूसरा कंडीशन वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी का दिया हुआ था। डिफरेंशिएबिलिटी का भी बड़ा सा मैथमेटिकल कंडीशन है, लेकिन वो हमें नहीं लगाना है।
साइंटिस्ट नहीं बनना उसमें। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या करोगे कि देयर मस्ट नॉट बी शार्प कर्वेचर, शार्प कर्व लिख देता हूं, dy/dx, या फिर इसको सोफिस्टिकेटेड टर्म में कहते हैं कोई किंक नहीं होना चाहिए उसके अंदर में। ये किंक वर्ड उसमें यूज किया जाता है कि कोई किंक नहीं होना चाहिए उसमें। अब इसका क्या मतलब है भाई? तो इसका मतलब सीधा सा क्या है, अरे प्लस साइन का है। जैसे देखो मैं एक ग्राफ बनाऊं, ऐसे करूं और कर दूं, तो यहां पे देखो शार्प पॉइंट बन गया है, ये है शार्प पॉइंट। तो अगर ग्राफ में शार्प पॉइंट है तो ये फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, और अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे? इसके पीछे का सीधा कारण है कि अभी हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर के अंदर में देखेंगे कि बहुत सारे ऑपरेटर के अंदर में डिफरेंशिएशन इंक्लूडेड होता है, और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो आप उसे डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, और जब डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे तो आप ऑब्जर्वेबल की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो इस वजह से फंक्शन का कंटिन्यूअस होना और डिफरेंशिएबल होना, ये दोनों नेसेसरी कंडीशन है। क्या यहां तक क्लियर है? क्या चेक करेंगे? एक कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, एक शार्प चेक कर लेंगे। क्या दोबारा बोलो? इसको ये भी बोल सकते हैं डिफरेंटिबिलिटी के लिए कि dy/dx नॉट इक्वल टू 0। नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी का ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। स्लोप सर वहां पे 0 नहीं हो रहा है ना सर? तो स्लोप तो बहुत सारे जगहों पे 0 नहीं हो रहा, स्लोप यहां पे भी 0 नहीं है, स्लोप यहां पे भी 0 नहीं है। तो सर ये डिक्रीजिंग है, यहाँ पे कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग है, कंटिन्यूअस नहीं, यहां पर ये कह सकते हो तुम, अगर तुम्हें कहना ही है dy/dx के टर्म में, तो यहां से ये कहोगे कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से चल के dy/dx की वैल्यू निकालूं और राइट हैंड साइड से चल के dy/dx की वैल्यू निकालूं तो वो दो अलग अलग वैल्यू निकाल के देगा। ये मतलब होता है, क्योंकि देखो जैसे ये शार्प पॉइंट बन गया ना, इस शार्प पॉइंट पे आप इधर से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो और आप इधर से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब जो भी शार्प पॉइंट होता है ना, उस पे दो तरफ से टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल होता है। इसका मतलब वहां पे डिफरेंशिएशन की लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दो अलग अलग वैल्यूज आती हैं, और इस वजह से हम लोग कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पे हमें एक ही स्लोप चाहिए होता है। ठीक है, चलो सर। हाँ सर, हेलो। हाँ बोलो सर कंडीशन, ये कंटिन्यूटी जो कंडीशन है इसका नीड है क्या? सर ये जो कंटिन्यूटी वाली कंडीशन है इसकी क्या नीड है सर? इसकी क्या नीड है? देखो इसकी नीड ये है कि अगर तुम क्या कर रहे हो कि तुम इस फंक्शन का यूज करोगे किसी का, सपोज बार बार मैं वेलोसिटी का एग्जांपल ले रहा हूं, उसको ही ले लेता हूं वेलोसिटी निकालने के लिए। तो तुम यहां से स्टार्ट किए वेलोसिटी निकालना, यहां तक वेलोसिटी निकाले, अब फिर उसके बाद जैसे ही वेलोसिटी निकालने के लिए इस पॉइंट पे आओगे तो तुम्हें उसके वैल्यू ऑब्टेन ही नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं ना कि किसी चीज का वेलोसिटी 0 से बढ़ के 5 मीटर पर सेकेंड तक हुआ और अचानक से उसकी वैल्यू 10 हो गई। ऐसा तो हो नहीं सकता। उसकी वैल्यू अगर 5 से 10 हुई है तो धीरे धीरे ही इंक्रीज हुई होगी, या 5 से 2 हुई है तो धीरे धीरे ही डिक्रीज हुई होगी। यानी जो भी फिजिकल वैल्यूज हैं, जो ऑब्जर्वेबल वैल्यूज हैं, उनको कंटिन्यूअसली ही मिलना चाहिए हमें वैल्यूज, उसकी वैल्यू एब्रप्टली चेंज नहीं कर सकती। इस वजह से फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी है। अगर वो और कंटिन्यूअस नहीं होगा तो फिर पंगे। और सबसे पहली बात, अगर इसको मैथ्स के टर्म में जानना चाहोगे तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है ना वहां पे, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है, और अगर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो तुम चीजों की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। इस वजह से फंक्शन का कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना दोनों जरूरी है। क्या यहां तक क्लियर है सबको? सर ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशियल चेक करने को आए? क्या? कॉन्टिन्यूअस टेस्ट और डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट, ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? इस टाइप का ना तुम्हें जैम के लेवल पे ना ग्राफ बना के ही आएगा, वो फंक्शन लिख के रेयरली ही पूछेगा। फंक्शन वगैरह ना गेट के एग्जाम वगैरह में पूछते हैं, और उसको भी हम लोग ना ग्राफ से ही डिस्कस करते हैं
क्योंकि मैथ्स यहां यूज करोगे ना तो फंस जाओगे। मैथ्स जो होता है इसके पीछे का थोड़ा सा टिपिकल मैथ्स होता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत होती ना तो मैं खुद वो वाले मैथ्स पढ़ा देता, उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसे सिर्फ ग्राफ के थ्रू ही पढ़ा रहा हूं। चलो उसके बाद अगला है फाइनाइट, यानी जो भी हमारा साई होना चाहिए वो एक फाइनाइट वैल्यू देना चाहिए। और इस पे भी सेम वही लॉजिक लगा देंगे हम लोग कि किसी की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो सकती ऑब्जर्वेबल्स की, इस वजह से साई को फाइनाइट होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद ये जो स्क्वायर इंटीग्रेबल और नॉर्मलाइज्ड लिखा हुआ है इसके बारे में समझते हैं। ये दोनों एक साथ ही डिस्कस किए जा सकते हैं। ये जो एक साथ डिस्कस किए जाते हैं ये कहां से आया है, ये कंडीशन इसलिए लगा है क्योंकि इस साई का इंटरप्रिटेशन क्या है। अगर मैं लिख देता हूं कि ठीक है भाई ये एक वेव फंक्शन है, तो ये वेव फंक्शन हमें क्या इंफॉर्मेशन निकाल के देता है, इसे इंटरप्रेट करने की जरूरत थी। और जब इसे इंटरप्रेट किया गया तो इंटरप्रेट किसने किया था, मैक्स बॉर्न ने। तुम लोगों ने सुना होगा बॉर्न इंटरप्रेटेशन, ये नाम सुना है? यस हाँ यस सर। तो वो जो बॉर्न इंटरप्रिटेशन लगाते हैं ना हम लोग साई के ऊपर, उसकी वजह से ही ये दो रेस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लग, स्क्वायर इंटीग्रेबल। और ये जो नॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइजेशन हम लोग कब पढ़ेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन जब हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की एक कंडीशन आएगी। तो एक बात तुमने ये नोटिस किया होगा कि मैंने इसकी आधी बातें बताई है और आधी बातें नहीं बताई है। जानबूझ के आधी बातें नहीं बताई है क्योंकि अभी मैं उन सारी चीजों को बोलने लगूंगा तो उसकी कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, और अगर कनेक्टिविटी नहीं बनेगी तो फिर तुम बोर हो जाओगे उस टॉपिक से। तो अभी हमें क्या ध्यान रखना है कि जो साई है वो साई बाउंडेड होना चाहिए, रियल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। और एक और जो इसमें लिखा हुआ नहीं है वो मैं लिख देता हूं, वो लिखना चाहिए था, सातवां मैं लिख देता हूं, ये सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड। अब ये सिंगल वैल्यूड का क्या नया ड्रामेबाजी है वो देखो, देखो सिंगल वैल्यूड का क्या ड्रामेबाजी है। जैसे देखो मैं क्या लिखता हूं, यहां पर मान लो मैंने लिखा है साई और यहां मैंने लिखा है एक्स। अब मैंने ग्राफ कैसा बना दिया, सपोज ऐसा। तो यहां पे देखो एक ही एक्स के वैल्यू पे साई की 3 वैल्यू मिल रही है, एक साई 1, दूसरी वैल्यू मिल गई साई 2 और तीसरी वैल्यू मिल गई साई 3। अब बताओ एक हमें साई का काम क्या था, साई का काम था स्टेट को बताना। अब एक ही एक्स के लिए वो 3 अलग अलग स्टेट निकाल के दे रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ये पोजीशन तो उसकी एक ही होगी, एक पोजीशन पे उसका एक ही तो वेव फंक्शन लिखोगे, एक ही तो स्टेट लिखोगे उसका। इस वजह से ये रेस्ट्रिक्शन भी लगता है कि जो साई होना चाहिए वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड होने के लिए चेक कैसे करेंगे, ऐसे ही कोई भी एक ऐसा लाइन, अब देखो कोई बोलेगा सर मैं अगर यहां लाइन ड्रॉ कर लूं तो यहां तो एक जगह ही कट कर रहा है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। जहां एक जगह कट कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, मतलब है कि क्या हम इसे रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो इस पॉइंट पे तो रिजेक्ट नहीं कर पाया मैं, इस पॉइंट पे मैं इसे रिजेक्ट नहीं कर पाया, ये बिल्कुल बढ़िया है, यहां पर सिंगल वैल्यू निकाल के दे रहा है। लेकिन इस पॉइंट पे मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया, और किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम इसे रिजेक्ट कर सकते हैं इसका मतलब हम उस पूरे के पूरे वेव फंक्शन को रिजेक्ट कर देंगे। यानी जो हमारा वेव फंक्शन होना चाहिए वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। अगर वो मल्टीपल वैल्यू दे रहा है एक ही पॉइंट पे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसका रीजन ऑब्वियस सा रीजन है, आपको ऑब्जर्वेबल की वैल्यूज निकालनी है, हर चीज वहीं से रिलेट कर रहा हूं मैं, देख लो। तो आप एक ही टाइम पे बहुत सारी वेलोसिटीज नहीं हो सकती, पार्टिकल की एक ही वेलोसिटी निकल के आनी चाहिए एक टाइम पे, एक टाइम पे 2 वेलोसिटी नहीं हो सकती किसी चीज की। इस वजह से फंक्शन का सिंगल वैल्यूड होना भी जरूरी है। क्या यहां तक क्लियर है सबको? अनम्यूट कर दो, अनम्यूट कर दो। यस सर। यहां तक क्लियर है सबको?
सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी Yes, कुछ sir. कह रहे ये हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला प्लीज बता देना। बताऊंगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पूरा आने वाला है, एक पूरा टॉपिक ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के ऊपर। ठीक है सर हाँ जी। सर मतलब आपने जो ये लास्ट पॉइंट कहा कि एक पॉइंट पे सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, तो एक्स एक्सिस में मतलब सिर्फ टाइम ही रहेगा या मतलब कुछ और भी नहीं वेरिएबल रह कुछ भी सकता हो सकता है। देखो मैंने क्या बोला था, साई कैन बी इसको कलर चेंज, साई कैन बी फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, दोनों हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद जब हम लोग तीसरा चौथे पोस्टुलेट पे पहुंचेंगे ना, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग के सिलेबस में सिर्फ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, यानी हमारे टाइम एक फंक्शन आएगा ही नहीं। इस वजह से मैंने यहां सिर्फ एक्स लिखा है, अदरवाइज ये फंक्शन जो ग्राफ है ये टी के रेस्पेक्ट में भी बन सकता था। ठीक है जी सर। हाँ जी हाँ जी बोलो। वेव फंक्शन एक स्टेट फंक्शन कैसे है? वेव फंक्शन स्टेट फंक्शन कैसे है, क्योंकि देखो हमने इलेक्ट्रॉन को या जिस भी पार्टिकल के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसे हमने एक वेव माना हुआ है। ठीक है, अब पार्टिकल के या जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है जिसके भी बारे में, जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हो, उसका आपने स्टेट डिफाइन किया और वो स्टेट उसके वेव के फॉर्म में, क्योंकि हम लोग उसको इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव पढ़ रहे हैं, इस वजह से या तो मैं उसे स्टेट फंक्शन बोल दूं या फिर मैं उसे वेव फंक्शन बोल दूं, ये एक ही बात है, क्योंकि हम एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे, इलेक्ट्रॉन के स्टेट को। इसीलिए ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं उसे स्टेट फंक्शन बुलाना। और ध्यान रखना, इस स्टेट फंक्शन का थर्मोडायनेमिक्स वाले स्टेट फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। एक बात एकदम बिल्कुल ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं यहां पर जो मैं इसे स्टेट फंक्शन बुला रहा हूं, इस स्टेट फंक्शन का थर्मोडायनेमिक्स में जो स्टेट फंक्शन का डेफिनेशन है उससे कोई लेना देना नहीं है। यह बात ध्यान रखना, ठीक है? कोई ऐसा ना करे कि यहां पर का फंक्शन और थर्मोडायनेमिक्स में लगा के आ जाए। ठीक है, तो यहां पर सिंपली इसको तुम वेव फंक्शन बोल लो तो भी चलेगा, या फिर चूंकि वो वेव एक इलेक्ट्रॉन की स्टेट को दिखा रहा है इसीलिए हम उसे स्टेट फंक्शन भी कह सकते हैं। तो साई को या तो तुम वेव फंक्शन बुलाओ या स्टेट फंक्शन बुलाओ, एक ही बात है। ठीक है भाई, आगे तो सर हम साई स्क्वायर को एक इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? डेंसिटी कैलकुलेट करना आएगा एक्सप्लेनेशन आएगा। साई स्क्वायर के इंपॉर्टेंस के बारे में पूरी एक क्लास ही है कि साई स्क्वायर क्या है। ठीक है, अब देखो इसके आगे मैं इस टॉपिक को आज नहीं पढ़ूंगा, मूड खराब कर दिया उसने, इसके आगे टॉपिक तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जिसको लीव करना है वो लीव कर सकते हैं और जिनको कुछ क्वेश्चंस पूछना है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर इसमें एक चीज आती है एवरी स्टेट ऑफ सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। हेलो, हाँ बोलो। सर इसमें एक चीज आती है ना, जब हम फर्स्ट पोस्टुलेट लिखते हैं उसमें आता है कि एवरी स्टेट ऑफ ए सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ सिंगल मैथमेटिकल फंक्शन साई। सर हाँ, ये हर एक स्टेट ऑफ सिस्टम को डिस्क्राइब करता है साई? नहीं, एक स्टेट के लिए एक वेव फंक्शन होगा, जैसे ही उसका स्टेट चेंज होगा उसके वेव फंक्शन में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, ये कहने का मतलब। वो जो एवरी वर्ड है वो इंडिविजुअली बोला गया है, मतलब हाँ वो इंडिविजुअली बोला गया है। एक स्टेट के लिए एक वेव फंक्शन होगा, दूसरे स्टेट के लिए दूसरा वेव फंक्शन होगा। जैसे इसका सिंपल सा लॉजिक समझो ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल में है तो उसका साई कुछ और लिखते हो तुम, और जो 2s ऑर्बिटल में है उसका साई कुछ और लिखते हो। क्यों? था तो वही इलेक्ट्रॉन लेकिन उसका स्टेट बदल गया था। चूंकि स्टेट बदल गया था इसलिए हमें दूसरा वेव फंक्शन लिखने की जरूरत पड़ गई थी। ठीक है सर, यहाँ पे स्टेट का मतलब वेव है तो स्टेट कैसे चेंज हो गई? मतलब क्या यहाँ पे आपने स्टेट का मतलब वेव नेचर बताया इसका। हाँ, तो यहाँ पे फिर स्टेट कैसे चेंज हो जाती है? फिर स्टेट कैसे चेंज होती है यही तो आगे पढ़ना है हमें, कि स्टेट बदलती कैसे। उसको एनर्जी दोगे तो अपनी स्टेट बदल लेगा, उसको किसी तरीके से एनर्जी देंगे वो अपनी स्टेट बदल लेगा। सर हाँ जी सर, अभी आपने बताया नॉर्मलाइज जो हम साई स्क्वायर निकाल रहे हैं, क्योंकि सर वो पहले देता है हमारा मतलब साई। हाँ। सर हम एक लिमिट तब लगा रहे हैं जब हम अपना बेस फंक्शन सिलेक्ट कर रहे हैं। हाँ। तो इस समय से बेस फंक्शन सिलेक्ट करें
साइज करने की जरूरत नहीं पड़े, मतलब साइज स्क्वायर की वैल्यू वो दे। तो अगर उसकी जरूरत ना पड़े तो सबसे अच्छी बात है भाई। अगर उसकी जरूरत ही ना पड़े तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसका मतलब वो जो वेव फंक्शन है, तुमने बहुत अच्छा वेव फंक्शन सेलेक्ट किया जो तुम्हारे सारे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सही सही निकाल के दे रहा है और वो सारे रेस्ट्रिक्शंस पे ऑलरेडी फिट बैठ रहा है, तो वो तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, वो तो सबसे अच्छी बात है।